अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मदीहा। आज मैं और मदीहा हैं आप सब लोगों के साथ, क्योंकि सबीना जी आज कहीं और मसरूफ हैं। आपको पता है ना, उन्होंने कहाँ कहाँ अपने हाथ पैर फैलाए हुए हैं, पता नहीं इस वक्त कहाँ क्या कर रही हैं वो। अम, मगर आई एम एब्सोल्युटली सर्टन कि वो बहुत जरूरी काम होगा, वरना वो बिल्कुल। कभी ये सेशन मिस नहीं करती। और आज हमारे साथ एक बड़ी दिलचस्प दोस्त भी हैं, तो बड़ा अच्छा होता अगर सबीना जी होती, क्योंकि मैं उनके सवालात जानना चाहती थी कि वो इस बारे में क्या पूछना चाहेंगी। बट मदिया, आज हमारे साथ कौन है? और हम आज आज हमारे साथ लाला रुख हैं, जो कि फाउंडर और सीईओ हैं साइंस फ्यूज की। और लाला रुख हमारे साथ, जब हमने डीसीटीओ स्टार्ट किया था बैक इन 2014-15, इसमें जो है तब से हमारे बच्चों के साथ हैं। और इतने फन वे में वो बच्चों को जो है साइंस की एक्टिविटीज़ करवाती हैं कि आज तक बच्चे याद करते हैं। और जब भी उनसे मिलते हैं तो आके बताते हैं कि आज आप ही लाला रुख जो है वो हमारे स्कूल में आई थी, या जहाँ भी वो दूसरे सेशंस भी जहाँ करवाती हैं, वहाँ भी अगर बच्चे मिलते हैं तो उनको याद होता है कि ये कॉन्सेप्ट तो हमने वहाँ सीखा था उनसे। बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। और डीसीटीओ के अलावा हमारे एम्बेसडर्स के साथ भी उन्होंने सेशंस किए हैं, और स्कूल्स में भी उनके सेशंस जो है होते हैं डिफरेंट स्कूल्स में। वर्कशॉप्स भी करती हैं और समर वर्कशॉप कैंप भी करती हैं ना। यस, समर कैंप भी साइंस का करते समर कैंप करती हैं। हैं। यस यस। I'd like to talk to her. So should we bring her on? यस श्योर। Yeah. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं लाला रुख? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अब पता नहीं कहना चाहिए आप परदेश में फंस गई हैं, या कहना चाहिए अपने देश में फंस गई हैं कि जी। भाई घर तो जहाँ दिल है वहाँ घर है। तो आप वहाँ वेल दोनों ही आपके घर हैं, मगर इस वक्त आप पाकिस्तान से दूर हैं और हम ऑपोजिट टाइम्स में बात कर रहे हैं गालिबन, है ना? हाँ आपके जी, लिए दिन रात है। मेरे लिए हाँ जी, अभी 5 घंटे हम आपसे पीछे हैं, बिल्कुल। पीछे हैं। जी। जी, शाम है आपके लिए। जी। बिल्कुल ठीक। मध्य तानिया, आप आप कुछ बात कहना करें। चाहेंगे? यस, आप लोग बात करें, मैं बैक स्टेज पर हूँ। ओके। भाग ली फौरन। बाय। अच्छा जी, आज लाला रुख इत्तेफाक से सबीना जी नहीं है। तो इट्स अब आई रियली मिस हर, क्योंकि वो उनका इनपुट जो होता है रिगार्डिंग पीपल इज वेरी यूनिक, एंड द वे शी कनेक्ट्स विद पीपल इज सो यूनिक कि मैं मिस कर रही हूँ कि उनका आपके साथ क्या क्या कनेक्शन यूनिक है। बट आई वुड लाइक टू हियर इट from you also, okay? But before we come to that, before we come to how you met Sabina जी, ये साइंस फ्यूज का जो आइडिया है, ये क्या चीज है? ये आइडिया कहाँ से आया आपको? सो मैं बेसिकली आई ग्रू अप इन कराची। मेरी जो तालीम है वो ए लेवल्स तक कराची में हुई। तो ज्यादातर बच्चे जो पाकिस्तान में पढ़ाई करते हैं, मतलब मैं एक मिड लेवल प्राइवेट स्कूल में गई। जाहिर है अगर आप इससे भी ज्यादा लो इनकम प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ तो साइंस की तालीम का म्यार और भी ज्यादा जो है खराब है। लेकिन ग्रोइंग अप जब मैं स्कूल में थी तो मैंने साइंस को कभी भी एक फन और एंगेजिंग तरीके से एक्सपीरियंस नहीं किया था। अम, जब मैं 18 साल की थी तो मैं नॉर्वे मूव हो गई, और वहां जाके मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और मैंने मोलेकुलर बायोलॉजी पढ़नी शुरू की। और वहीं पे मुझे एक सोशल एंटरप्राइज के बारे में पता चला, जो कि जिनका गोल ये था कि बच्चे जिस तरह से फ्री टाइम में फुटबॉल खेलते हैं, वैसे फ्री टाइम में साइंस क्यों नहीं कर सकते। एज अ हॉबी साइंस को क्यों नहीं परस्यू किया जा सकता, साइंटिफिक रिसर्च को। उनके साथ मैंने 5 साल काम किया और वहां पे मैंने ये पैशन डिस्कवर किया, और एक्चुअली वो मेरा इंट्रोडक्शन था साइंस कम्युनिकेशन की दुनिया से, क्योंकि मुझे इससे पहले नहीं पता था कि साइंस कम्युनिकेशन कोई चीज होती है। तो हाँ। दैट्स हाउ, तो वहां से साइंस न्यूज का बेसिक मतलब मेरा पैशन और सारा जो ये कॉन्सेप्ट है वहां से शुरू हुआ। 5 साल मैंने वहां काम किया, एंड देन मेरी बहुत ज्यादा शिद्दत से ये चाहत थी कि मैं इस काम को पाकिस्तान में कर सकूं। मैंने नॉर्वे के बाद कुछ अर्सा फिर साइंस म्यूजियम लंदन में भी काम किया,
और इन्हीं दोनों जगहों के बीच में जो टाइम था जब मैं ट्रांजिशन कर रही थी, तो मैंने पाकिस्तान में आके काम करना शुरू कर दिया। और जो पहले पहले स्कूल्स थे जहाँ हमने काम शुरू किया था, उनमें सबीना जी का स्कूल भी था लियारी में, और उसमें गिराज स्कूल भी था जो शबीना मुस्तफा जी चलाती हैं, जहाँ से हमने पहली वर्कशॉप की थी जिन बच्चों की। जब आप बड़ी हो रही थी और ये आपने कहा कि साइंस नहीं पढ़ने का, एंगेजिंग तरीके से पढ़ने का आपको मौका नहीं मिला, तो आपने एक तरह साइंस को रीडिस्कवर किया होगा ना जब आप नोवे गई। तो क्या सडनली बत्ती जलती है ना दिमाग की कि अरे what was that moment what was that subject, was it physics, chemistry थी, biology थी? Well, you said you studied biology, लेकिन वो कौन सा सब्जेक्ट था? Yeah, so this is a very good question actually, क्योंकि ये जो बत्ती है, ये जो स्पार्क है, ये जनरेट हुआ था जब मैं 12-13 साल की थी। और अनफॉर्चुनेटली ये क्लासरूम के अंदर से नहीं आया था स्पार्क, ये आया था एक मैगजीन उस वक्त आता था, डॉन न्यूज़पेपर में, शायद अब भी आता है, यंग वर्ल्ड। और उसमें एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था जो कि बच्चों के लिए लिखा हुआ था, जिसमें एक बड़ा ही मुश्किल सा लफ्ज था जी, फार्माकोजेनोमिक्स। और मैंने सोचा ये लफ्ज क्या है, और उस आर्टिकल में बताया गया था कि भाई एक जमाना आएगा जब आप क्लिनिक जाया करेंगे डॉक्टर के पास, तो वो आपका डीएनए टेस्ट करेंगे, शायद आपका ब्लड का सैंपल नहीं, डीएनए टेस्ट करेंगे, और डीएनए के मुताबिक, आपके जेनेटिक्स जीन्स के मुताबिक आपको पर्सनलाइज दवाई देंगे। इससे जो मेडिसिन की इंडस्ट्री है वो रेवोल्यूशनाइज हो जाएगी, क्योंकि आजकल की दवाइयां सबके लिए उतनी आप कह लें कि उतनी कस्टमाइज नहीं होती, हर इंसान पे असर उस तरह से नहीं होता। अब जब मैंने ये पढ़ा, मैंने उस आर्टिकल को, मुझे याद है, काट के अपनी दीवार पे चिपका लिया, एंड आई बिकेम ऑब्सेस्ड विद डीएनए। डीएनए किसने दरियाफ्त किया, वो कौन साइंसदान थे, मुझे जुनून हो गया था। और वाकई में सानिया, उनका उस आर्टिकल का मुझे इतना बड़ा इम्पैक्ट था कि जब टाइम आया कि मैं यूनिवर्सिटी में सोचूं कि मैंने क्या पढ़ना है, और मैं भी बड़ी लॉस्ट थी। एक 18 साल के बच्चे को इंसान को इतना पता नहीं होता कि उसने क्या पढ़ना है। और मेरे लिए बहुत बड़ा ट्रांजिशन भी था कि मैं पाकिस्तान से नॉर्वे गई थी, और मैं अभी आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वहाँ का कल्चर, सोसाइटी। तो आई डिसाइडेड टू परस्यू समथिंग जहाँ पे जेनेटिक्स के बारे में पढ़ने को ज्यादा मिलेगा, एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू, मेरे उस इंटरेस्ट की वजह से मैंने मोलेक्युलर बायोलॉजी चूज किया। सो अगर एक छोटा सा भी इंसिडेंट होता है या एक चीज होती है, वो इंटरेस्ट स्पार्क कर सकती है, और फिर वो इंटरेस्ट आगे सस्टेन अगर होता रहे, तो आप जो यूनिवर्सिटी में जो डिसीजन लेते हैं कि साइंस मेरे लिए है कि नहीं, वो उसको इम्पैक्ट कर सकती है। एब्सोल्युटली। और मैं ये सोच रही हूँ कि यू वर लकी दैट यू मूव टू नॉर्वे। हाउ मेनी पीपल इवन मूव आउट ऑफ देयर ओन लोकेलिटी, वो तो अपने इलाके से भी बाहर नहीं जाते। तो यू नो कितनी बच्चियां होंगी या कितने बच्चे होंगे जिनकी बत्ती तो जली, मगर फिर जिसको वो पुश भी मिला। तो जब आप स्कूल्स में अब जाती हैं और आप ये वर्कशॉप्स करती हैं और आप उनसे बच्चों के साथ इंगेज करती हैं, आपको क्या महसूस होता है कि बच्चों के दिमाग में ये बत्ती जलती है और फिर बुझ जाती है, या हमारे बच्चों को सवाल, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हम इतनी शदीद नॉन साइंटिफिक सोसाइटी में किस तरह एक्सप्लेन करूं आपको कि हम सिंपल साइंस फैक्ट्स नहीं समझने की सलाहियत रखते। जो बाहर आप जाएं तो एक आम आदमी, जैसे नॉर्वे में, क्योंकि जिस तरह से साइंस पढ़ाई जाती है, कनाडा में जिस तरह से साइंस पढ़ाई जाती है, आम आदमी, चीन में आम आदमी बहुत बेसिक साइंटिफिक फैक्ट्स को बहुत क्लियरली समझता है। हम नहीं समझ पाते, इवन तो हमने साइंस पढ़ी होती है कुछ बेसिक, मैट्रिक तक तो पढ़ी होती है, ओ लेवल्स तक तो ए लेवल्स तक। आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि हमारे बच्चे नहीं उस तरह साइंटिफिकली बत्ती उनकी जली हुई? तो आई थिंक जो आपने बत्ती की एनालॉजी यूज की है, ये बहुत मजेदार है, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर हम इसे एक मोमबत्ती की तरह फॉर एग्जांपल सोचें, अब अगर एक मोमबत्ती जल रही होती है, तो आप सोचें कि कितनी सारी चीजें हैं जो उसको जलता रहने के लिए चाहिए हैं। कि फॉर एग्जांपल हवा इर्द गिर्द कैसी है, किस तरह का एनवायरनमेंट उस मोमबत्ती को मिल रहा है। तो ये बिल्कुल सही एनालॉजी है कि बच्चे का साइंस के अंदर जो इंटरेस्ट है वो क्या है, किस तरह डेवलप होता है, कितना है, इसको कहते हैं साइंस कैपिटल। आप इसको एक बैग की तरह समझ लें। इसमें 3-4 चीजें हैं जो उस बैग के अंदर जाती हैं।
आप साइंस के बारे में क्या जानते हैं, आप साइंस के बारे में क्या सोचते हैं, आप साइंस में काम करने वाले लोगों के बारे में क्या जानते हैं, आप साइंस के साथ किस किस तरह से इंगेज करते हैं। यानी कि क्लासरूम में तो करते हैं, वो तो सारे लोग ही करते हैं मेरे ख्याल से 17, 18 या 16 साल की उम्र तक, लेकिन स्कूल या क्लासरूम के बाहर आप साइंस के साथ कैसे इंगेज करते हैं, ये भी उस बैग में जाता है। अब आपका साइंस कैपिटल, मेरा साइंस कैपिटल और सबका साइंस कैपिटल होगा, डिपेंड करता है कि ये सारी चीजें कुल मिला के हमारे बैग में कितनी जमा होती जाती हैं ओवर द इयर्स। अब अगर तो आपके फॉर एग्जांपल डिनर टेबल पे कभी भी खाने के वक्त माँ बाप कभी बात ही नहीं करते हैं साइंस के बारे में, या किसी ऐसी एक्टिविटी में, किसी फेस्टिवल पे, मेले में, म्यूजियम में नहीं जाते हैं भी नहीं हमारे मुल्क में, अफसोस है कि कोई साइंस म्यूजियम भी नहीं है, तो कहाँ लेके जाएं। अब जाके साइंस मेले होना शुरू हुए हैं, जैसे लाहौर साइंस मेला एक बहुत ही उम्दा जो है वो एक बहुत ही जबरदस्त एफर्ट है बाय डॉक्टर सदी, लेकिन ये अब शुरू हुई है। तो अगर ये चीजें नहीं होंगी, अगर साइंस को सिर्फ टेक्स्ट बुक तक महदूद कर दिया जाएगा, उसको सिर्फ एक करिकुलम समझा जाएगा कि आप डेफिनेशंस और फॉर्मूलाज याद कर लें, और स्कूल में जिस तरह साइंस पढ़ाई जाती है उसे बच्चों की जिंदगी के साथ नहीं जोड़ा जाता, ये नहीं समझ आती कि ये मेरे लिए रेलेवेंट क्यों है, और जब वो रेलेवेंट नहीं होती तो वो इंटरेस्टिंग भी नहीं लगती, वो हमें किसी काम की नहीं लगती। इसलिए हम सोचते भी नहीं है कि आम तौर पे हमारी जिंदगी से साइंस किस तरह हर जगह जुड़ी हुई है। प्लस साइंस सिर्फ उसके लिए जरूरी नहीं है जिसने बड़े होकर साइंसदान बनना है। साइंस, अच्छा अब इसमें भी बड़े मजे की एक बात है कि जब बच्चों को साइंस कैपिटल उनका अगर बढ़ाना है तो आपको उनको ये भी बताना पड़ता है और बताते रहना पड़ता है कि साइंस कौन कौन इस्तेमाल करता है। अब जैसे आप जब किसी ड्रामा के सेट पे होती हैं और आपके साथ आपके इर्द गिर्द आई एम श्योर के टेक्नीशियंस होते हैं, कैमरा मैन होता है, कई वो होते हैं, साउंड डिजाइनर्स होते हैं, साउंड इंजीनियर्स होते हैं। अब ये सारे लोगों को साइंसदान नहीं कोई समझता, साइंसदान समझते हैं लोग कि जी डॉक्टर है, डेंटिस्ट है। ये जो साइंस इस्तेमाल कर रहे हैं, साउंड की साइंस, ये कहाँ से, तो ये भी बताना जरूरी है बच्चों को और बड़ों को समझना कि बड़े होके जरूरी नहीं है कि वो अगर साइंसदान उस टिपिकल अंदाज में बन रहे तो ही उन्हें साइंस चाहिए। साइंटिफिक लिटरेसी और क्रिटिकल थिंकिंग जो साइंस सिखाती है, ये हर इंसान को चाहिए और बहुत सारे प्रोफेशंस में इस्तेमाल होती है। आपके घर में जो प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन आते हैं वो भी अच्छी खासी साइंस जानते हैं, साइंसदान होते हैं वो। हाँ, तो वो साइंसदान है। अगर वो उन्होंने डिग्री नहीं ली है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो साइंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम भी है ना, बाकी तमाम चीजों की तरह हम अपने माशरे में, हमारा प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन भी जुगाड़ से सीखता है, लॉजिक से नहीं। हम जुगाड़ किंग्स हैं, वो कर करके गलत सही इसको ऐसे, अगर आप उससे पूछें कि भाई ऐसे कैसे होता है तो वो कहेगा कि ये ऐसे ही होता है, ये इसको ऐसे लगाते हैं ना तो ये ऐसे ही होता है। He won't be able to explain to you कि ये क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है। तो जब मुझे जो काम करने वाला आदमी है, जो साइंस अननोइंगली भी प्रैक्टिस करने वाला आदमी है, जब मैं उससे इंफॉर्मेशन हासिल करती हूँ तो मुझे इतनी शदीद अनसाइंटिफिक तरीके से मिलती है वो कि मेरी इंफॉर्मेशन में कुछ जीरो इजाफा होता है, मैं भी फिर उसको जुगाड़ से ही आगे बढ़ाती हूँ। तो ये जो हमारे हमारे बच्चे हैं, और आप जैसे आप कह रही हैं डिनर टेबल पे बैठ के कभी साइंस के बारे में खुदा ना खास्ता बात ना हो जाए, हर तरह की गॉसिप होगी, खानदान की बुराई होगी, खाने की बुराई होगी, मगर हम ये नहीं सोचते कि खाना उगा कैसे, ये वाला खाना बेहतर है, या हम इस खाने को बेहतर कैसे बना सकते हैं। इवन दैट इज साइंस, बट वी नेवर टॉक अबाउट इट। वी डोंट टॉक अबाउट हाउ मच टू ईट, इवन दैट इज साइंस। तो जब हमने ये किया कि हमने साइंस को कैटेगराइज किया इस तरह करिकुलम के लिए, और उसको लिमिट किया करिकुलम तक, तो आपके ख्याल में नॉर्मल लाइफ में, हमारी आम रोजमर्रा जिंदगी में हमें नुकसान क्या हुआ है? इसमें कुछ कसूर साइंसदानों का भी है, जो लोग साइंस में काम करते हैं उनका भी कुछ कसूर है कि उन्होंने साइंस को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। अब देखिए, जैसे अक्सर आप जैसे कह रही है ना कि जब आप किसी से कहते हैं कि इसकी वजह क्या है, इलेक्ट्रिशियन से या प्लम्बर से, या आप कार मैकेनिक अगर वर्कशॉप पे जा रहे हैं तो पूछेंगे, वो कहेगा बस ऐसे है। लेकिन उसने, आपने जैसे जिक्र किया, उसने एक्सपेरिमेंट करके सीखा है, फेल होके, फिर यही तो साइंसदान करते हैं। साइंसदान 70 दफा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, फेल होते हैं, देन दे कम टू अ कंक्लूजन। तो ये साइंटिफिक मेथड ही है कि यू टेस्ट समथिंग, यू फेल एट इट एंड देन ट्राई। बिल्कुल। अब इसमें तो एक तो कसूर ये है कि साइंटिफिक कम्युनिटी ने साइंस को जार्गन में डाल दिया है कि बात करनी है तो ये मुश्किल अल्फाज ही इस्तेमाल करने हैं और इस तरह ही बात करनी है।
तो एक तो ये है कि साइंस समझी जाती है कुछ लोगों की मिरास है, ये लोग इनको पता है, और बाकी लोग डरना शुरू हो जाते हैं, इंटिमिडेट हो जाते हैं। आज भी माँ बाप हमें पूछते हैं कि अगर मेरे बच्चे ने ये सवाल किया, हाउ डू आई एक्सप्लेन देम, इसका जवाब क्या है, हाय मैं कोई गलत बात ना कर दूं। तो सबसे पहले तो ये कि इसको इंटिमिडेटिंग इतना नहीं समझना चाहिए। अब दूसरी बात ये कि घरों में इसके ऊपर क्यों नहीं फोकस होता है, या इसको अपने कल्चर का हम हिस्सा क्यों नहीं बना पाते। अब इसमें बहुत सारे लोगों का, जाहिर है स्टेक होल्डर्स का वो है कि स्कूल ने उसको सिर्फ करिकुलम के लिए बाउंड कर दिया है। अब अक्सर हमें स्कूल वालों से ये आता है, स्कूल वाले हमसे पूछते हैं जब हम उनको कहते हैं कि हम आएंगे आपके स्कूल में क्लास करवाएंगे, हमारे बच्चे जो है इस हफ्ते फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं, आप फोर्सेस ही पढ़ाएंगे ना। अब मतलब दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत वसी है। अगर मैं 7 साल के बच्चे को फॉर एग्जांपल क्वांटम फिजिक्स के बारे में बताना चाहती हूँ, मुझे बताना इस तरह है कि 7 साल का बच्चा समझ जाए, ये मेरा काम है एज अ साइंस कम्युनिकेटर, ये मेरा चैलेंज है। लेकिन आप उसको महदूद क्यों कर रहे हैं कि जो करिकुलम में लिख दिया गया है बस उतना ही बताना है, उससे आगे नहीं बताना, पीछे नहीं बताना है, हमारे बच्चे परेशान हो जाएंगे। और किस तरह आप इवेल्युएट करते हैं। सो साइंटिफिक स्किल्स जो होते हैं जिनके बारे में आप आई थिंक ज्यादा बात कर रही हैं कि क्यों उस तरह से सोचते हम क्यों नहीं है, कि एक साइंटिस्ट जो है वो चीज के ऊपर सवाल करता है, वो चीजों को ऑब्जर्व करता है, वो उसके पीछे रीजनिंग ढूंढता है। वो ये नहीं कहता कि किताब में लिखा हुआ था या टीचर ने बता दिया था या माँ या बाप ने बता दिया था इसलिए इस बात को मैं मानता हूँ। वो चीजें बदलती भी हैं टाइम से, हो सकता है कि वो इवॉल्व होती रहे वो इन्फॉर्मेशन, अगर नया एविडेंस आएगा तो फिर एक नई चीज सच बन जाएगी, और वो उसके पीछे बहुत ज्यादा रिसर्च होती है जिसके बाद वो चीज साइंसदान कहते हैं कि अच्छा ये हमने फाइंड आउट किया है एंड दिस इज द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे इतना काम हुआ है। हम जो है चाहते हैं कि हमें लगता है कि अगर कोरोना वायरस जो है वो अदरक लहसुन खाने से ठीक हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ऐसे ही ठीक होगा। हम उसके ऊपर मान लेंगे विदाउट एनी रिसर्च कि उसको हमने ना टेस्ट किया है ना कुछ किया है, लेकिन हम मान लेंगे कि ये कोरोना वायरस का इलाज है, हम कह रहे हैं इसको व्हाट्सएप पे आप सारे लोगों को फॉरवर्ड कर दें और ये इससे जो है हमारा वायरस जो है वो हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा हमारी साइंस यही है, ये हमारी साइंस है अनफॉर्चुनेटली। हाँ, तो ये मुझे बताएं कि ये जो तब्दीली या ख्याल के एवोल्यूशन से या फैक्ट के एवोल्यूशन से या फैक्ट के बदल जाने से जो खौफ है, अब ये मैं सिर्फ करिकुलम की बात नहीं कर रही, ये मैं जनरली इसकी बात कर रही हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों को ही कहते सुना, यार साइंस का क्या है, आज कुछ कहते हैं कल कुछ कहते हैं, इन लोगों का क्या है यार, आज ये दवा देते हैं कल वो दवा देते हैं। अरे भाई पहले मुझे 5 साल पहले कहा था तुमको ये है, अब मुझे कह रहे हैं ये है। पहले कहा था ये टेस्ट कराओ, अब कह रहे हैं ये टेस्ट कराओ, यू नो जैसे आजकल मेडिकल का बहुत हो, तो इनको पता वता कुछ है नहीं, यू नो। तो ये जो खौफ है, यू थिंक जो हम एटीट्यूड ही नहीं डेवलप कर पाते, और ये तो छोटे से करना पड़ेगा और करिकुलम के सिवा करना पड़ेगा कि भाई चीजें तब्दील होती हैं, तब्दीली इज ओके, चीजें इवॉल्व होती हैं, एवोल्यूशन इज ओके। अगर आज ये तब्दीली आ गई है तो आज का ट्रूथ ये है, आज का ट्रूथ इज ओके। ये कैसे, ये हाउ इज अ साइंस कम्युनिकेटर टीचिंग दिस टू द चिल्ड्रन जो बिल्कुल एक नॉन साइंटिफिक लर्निंग बैकग्राउंड से आए? सो हम करते ये हैं कि हम बच्चों को मौका देते हैं कि वो जो उनके दिमाग में सवाल आते हैं उन सवालात के जवाब खुद ढूंढें। हमें बेशक उनके जवाब पता है, मुझे पता है कि मैं फॉर एग्जांपल अगर किचन में जाऊं और बेकिंग सोडा और विनेगर ले लूं और उन दोनों को मिक्स कर दूं तो एक गैस बनेगी, मुझे पहले से पता है क्योंकि मैं ये चीज बार बार कर चुकी हूँ। मुझे शायद पता है कि पत्तों का रंग ग्रीन क्यों होता है, मुझे शायद पता है कि ट्रीज जो है वो पानी कैसे ऊपर लेके जाते हैं, मुझे ये चीजें पता है। लेकिन जब आप बच्चे को ये काम देते हैं कि इंस्टेड ऑफ जस्ट टेलिंग देम कि ये ऐसे होता है, जो कि ज्यादातर टेक्स्ट बुक्स में तो लिखा होता है कि ये ऐसे होता है, इसे याद कर ले, लेकिन आप जब उसके बरक्स बच्चे को ये कहते हैं कि व्हाई डोंट यू गो एंड डिस्कवर फॉर योरसेल्फ, आप खुद जाके क्यों नहीं इसका पता लगाते, तो मे बी बच्चा क्या करेगा, वो खुद जाके एक्सपेरिमेंट करेगी, और जब वो डिस्कवरी उनके सामने उनके अपने हाथों से होगी, तो फिर वो जो उनके लिए एक मोमेंट होता है कि अच्छा फ्रॉम नॉट नोइंग टू नाउ फाइनली हैव मेड दैट डिस्कवरी। जब साइंसदान ये डिस्कवरीज करते हैं अपनी जिंदगी में, बड़े रेयर मोमेंट्स होते हैं ये साइंसदानों के लिए जब बहुत बड़ी डिस्कवरीज वो करते हैं, क्योंकि हर साइंसदान के लाइफ में भी इतने बड़े मोमेंट्स और बड़ी डिस्कवरीज नहीं आती, लेकिन वो
वो यूरिका मोमेंट्स होते हैं कि जिसमें उनको लगता है कि दुनिया हमने बदल दी है। अगर आप हर बच्चे की जिंदगी में ये लम्हे डाल सके जहां वो खुद डिस्कवर कर सके, बाय मिक्सिंग थिंग्स, बाय एक्सपेरिमेंटिंग, बाय ऑब्जर्विंग, बाय थिंकिंग, बाय फाइंडिंग आउट मोर इन्फॉर्मेशन, एक सोर्स से पता किया, दूसरी से किया, तीसरी से किया, चौथी से किया, माँ बाप से पूछा, टीचर से पूछा, हर जगह से सब कुछ करके फिर जाके वो एविडेंस के ऊपर आए कि ये है मेरा जवाब, दिस इज व्हाट आई फाउंड आउट। दैट प्रोसेस चिल्ड्रन नीड टू गो थ्रू इट। और अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में उसको इतना अहम नहीं समझा जाता, ये समझा जाता है कि जरा फैक्ट्स बस रट्टा मार के एक्यूमुलेट कर लें और फिर एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर लें, बस ये काफी है, ये लर्निंग है। और उसके अलावा भी, एग्जाम्स के अलावा भी लाइफ में भी हाँ मैंने जी, मतलब मैंने कह दिया मान लो, ज्यादा हाँ सवाल जी, मत पूछो। बिल्कुल, दैट इज ट्रू। भाई हमने ऐसे ही सीखा है, हम बड़े हैं, तुम बड़े हो, हमारा एक्सपीरियंस ज्यादा है, आप पहले बच्चे को नहीं कहना सीखते हैं। वो कुछ भी कर रहा होता है, इवन जब बच्चा क्रॉल करना शुरू करता है, वो इंक्विजिटिव होता है, वो चीजें देख रहा होता है, सोच रहा होता है ये क्या है, वो उसको टच करना चाहता है, आप उसके हाथ से चीजें लेते रहते हैं, आप उसको, अब आप अपने तौर पे शायद सोच रहे हैं कि आप उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप उससे उसकी क्यूरियोसिटी छीन रहे हैं। बिल्कुल छीन रहे हैं। हमने एक अभी सेशन किया था कुछ अर्सा पहले जिसमें बड़े थे, तो इसमें लोग थे जो अपने 20, 30s और 40s में होंगे। अच्छा, अब नॉर्मली तो हम बच्चों के साथ करते हैं और वैसे हम लोगों को ट्रेन भी करते हैं, जो यंग साइंटिस्ट हैं उनको साइंस कम्युनिकेटर्स की ट्रेनिंग भी देते हैं, मगर ये एक डिफरेंट किस्म का सेशन था जिसमें हमने साइंस के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कराने थे। अब ये जो बड़े थे इनसे हमने एक सवाल पूछा, हमने कहा व्हाट डू यू वंडर अबाउट, यानी कि क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट डू यू वंडर अबाउट, आपके दिमाग में क्या सवाल आते हैं, किन सवालात के बारे में आप सोचते हैं कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। एंड उनसे एक भी सवाल उनके दिमाग में नहीं आ रहा था, क्योंकि अच्छा, और यही एक्सरसाइज जब हमने बच्चों के साथ की थी, एक हफ्ता पहले हमारी बच्चों की कोई क्लास हो रहा था, कोई कैंप हो रहा था, बच्चों ने इतने सवाल पूछे, इतने सवाल पूछे कि पूरा ब्लैक बोर्ड भर गया। हमें वाह 100 से ज्यादा, एंड दे वर नॉट स्टॉपिंग फ्रॉम के मार्स पे पानी क्यों नहीं है, ये डीएनए कैसे कैसे काम करता है, हम क्या बबल के अंदर रह सकते हैं। दे वर द क्वेश्चंस वर एंडलेस एंड फैसिनेटिंग। अब इसका मतलब है जो बात आप कह रही हैं बिल्कुल सही है कि बच्चे की क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा होती है और आप उसको घर का जो माहौल होता है और स्कूल का माहौल होता है उसमें आप मार देते हैं। और जब हम लोग अपने 30s या 20s में पहुंचते हैं, वी आर नॉट क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड। हमें नहीं है कि शहद की मक्खियां जो है वो क्यों जरूरी हैं। एक बड़ा आजकल हम कहानियां बना रहे हैं साइंस की, सो साइंस फ्यूज जो है हम कहानियां बना रहे हैं साइंस की, उसमें 2 हमारी सीरीज हैं। एक सीरीज का नाम है इनक्रेडिबल क्वेश्चंस ऑफ साइंस, साइंस के अनोखे सवाल। अब उसमें हम अलग अलग किस्म के सवालात का जवाब देते हैं और वो सवालात आपके नेचर, आपके वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। जैसे उसमें एक सवाल है कि शहद की मक्खियां ना होती तो क्या होता। अब ये एक साइंटिफिक ही सवाल है, इसमें साइंस ही बहुत ज्यादा सीखने को मिलती है, लेकिन यही बात है कि ये सवालात बच्चे तो पूछते हैं लेकिन बड़े जो है, हम, मुझे क्या लेना देना भाई शहद की मक्खी से। आपका लेना देना है, क्योंकि अगर शहद की मक्खियां ना होंगी ना तो बहुत ज्यादा नुकसान आपको भी होगा। इस पूरी दुनिया में पता नहीं कितनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो बीज कंट्रीब्यूट करती हैं। आपके कपड़े ना होते, शहद ना होता, और भी बहुत सारी क्रॉप्स ना होती हैं अगर शहद की मक्खियां ना होती। तो आपका लेना देना बिल्कुल है, लेकिन आप क्यूरियस नहीं है ना, आप यू डोंट केयर, और आप क्यूरियस भी नहीं है तो आप उसके बारे में सोचते भी नहीं है, लेकिन बच्चे और सोचते हैं। और आप एज अ होल आप देखें ना, जब हम बड़े हो गए, अब जब हम बड़े हो गए हमारी क्यूरियोसिटी चली गई, अब हमें प्लैनेट एग्जिस्टेंस एज अ होल देखने की आदत ही नहीं है। हमें पता ही नहीं हम सब किस कदर कनेक्टेड हैं, हम किस कदर, तो हम किसी चीज को लुक आफ्टर नहीं करना चाहते, हम किसी चीज को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते अपने सिवा, क्योंकि जी, हमारा सर्वाइवल अब हमें लगता है कि सिर्फ हम ही हैं। एक तो हमने अपने आप को ये टैग जो लगाया है कि हम अशरफुल मखलूकात हैं, लेकिन हम ये भूल गए हैं कि अशरफुल मखलूकात एक मक्खी और चूंटी पे कैसे डिपेंडेंट है। और अगर बिल्कुल, वो नहीं होंगे और वो अपना काम ठीक से नहीं करेंगे और वो प्रोटेक्टेड नहीं होंगे तो कैसे हम हवा हो जाएंगे। तो एब्सोल्युटली। मजाक उड़ाते हैं, आपको पता है लोग कि अब देखो इंसानों को भी मक्खियों के पीछे पड़ गए। अभी हमें कहेंगे मक्खियां बचा लो, पहले कह रहे थे मछलियां बचा लो, फिर कह रहे थे दरख्त बचा लो, अब कहेंगे मक्खियां बचा। यू नो, या इट इज सो सैड, ऑल्सो इट इज सो सैड, क्योंकि ये एटीट्यूड is suicidal. It's इट इज, contributing into a very slow
mankind suicide. Mankind is committing suicide by हमारी this, डिग्रेडेशन हो रही है हमारी प्लैनेट की, हमारी तो बिल्कुल। इवेंचुअली जब हम उसको कनेक्ट ही नहीं करना सीखेंगे तो अच्छा, जब आप स्कूल्स में जाती हैं और बच्चों का तो जो प्रॉब्लम है वो है, हाउ डू यू डील विद द पेरेंट्स? या सो पेरेंट्स जो है उनका उनका भी शायद कसूर नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी साइंस इसी तरह पढ़ी है, उन्होंने भी स्कूल्स में इसी तरह। तो सबसे पहला जो मेरे ख्याल से मसला होता है वो लोगों को विजुअलाइज करने में होता है कि जब हम कहते हैं ना कि हम स्कूल में आएंगे और हम एक साइंस शो कराएंगे। अब मैजिक शो तो आपने देखा है, पपेट शो भी आपने देखा है, लेकिन क्या साइंस शो आपने कभी देखा है? तो ग्रोइंग अप आपने देखा नहीं है। तो अब हमारे साइंस शो में क्या होता है कि बड़ी सी आग लग रही है, बबल्स ब्लो हो रहे हैं। अब लोग हमें कहते हैं कि आप क्या ये हर वक्त बबल्स ब्लो करते रहते हैं। अब ये बबल्स क्या होते हैं, मतलब इससे अब आप मैं आपको एक बात बताऊं कि बबल्स, देर आर एक्चुअल फिजिसिस्ट इन द वर्ल्ड जिनका जिनका काम है बबल्स को स्टडी करना, जिनको कहा जाता है बबल फिजिसिस्ट। अब बबल्स तो आपने देखे होंगे, वो जो साइड में जब आप जाते हैं गाड़ी में तो वो ब्लो कर रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं हॉकर्स। अब लोगों को लगता है कि ये तो खेल है, ये क्या है भाई, बबल हमारे बच्चों से ये सिर्फ ब्लो करवा रहे हैं और ये तो सिर्फ खेल है, ये क्या है? बबल्स के थ्रू हम बच्चों को साइंटिफिक मेथड सिखाते हैं। हम बच्चों को सिखाते हैं कि ये बबल जो है इसके अंदर क्या चीजें डली हैं, वो लिक्विड्स हैं। लिक्विड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स किन चीजों से बने हैं, लिक्विड्स भी डिफरेंट तरीके के होते हैं। मैं आपको विस्कोसिटी भी सिखा सकती हूँ, मैं आपको बहुत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को कनेक्ट कर सकती हूँ बबल्स के साथ। और यहाँ तक मैं आपको एक वाकया बताती हूँ कि जब हम थर गए, साइंस फेस्टिवल हम कर रहे थे, पहला थर में साइंस फेस्टिवल हो रहा था और हम उसका हिस्सा थे, और वहां हम बबल्स ब्लो कर रहे थे और मेरे से एक बच्चे ने सवाल पूछा, और मैं 8 साल से बबल्स ब्लो कर रही हूँ क्लासरूम्स में, मेरे से आज तक ये सवाल किसी ने नहीं पूछा। थर में एक बच्चे ने, जहाँ पहली दफा साइंस फेस्टिवल हो रहा था, उसने पूछा ये बबल जो है ये सॉलिड है कि लिक्विड है, क्योंकि जाहिर उसकी एक शेप है और वो हवा में अपने हाँ बिल्कुल। और मैंने खुद नहीं ये सोचा था, मैंने नहीं सोचा था जो 8 साल से बबल्स ब्लो कर रही है। तो माँ बाप का ये थोड़ा सा इशू है कि लाइक वो समझते हैं कि अगर खेल खेल में पढ़ाया जा रहा है तो शायद सीरियस नहीं है। हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं, कौन सा डेफिनेशन सीखी, कौन से फॉर्मूला सीखा, इन चीजों पे ज्यादा जोर है। ये भी माँ बाप अक्सर ये भी हमसे पूछते हैं कि मेरे बच्चे को घर आके कुछ याद नहीं है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, क्योंकि शायद उनके लिए लर्निंग जो है ये काफी नहीं है। कि लर्निंग इज ऑल्सो अबाउट द एक्सपीरियंस दैट यू हैड। इट्स ऑल्सो अबाउट कि आप कहीं गए, आपने किसी के साथ मिलकर कोलैबोरेट किया, एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिटेंशन ऑफ फैक्ट्स कि घर आके तोते की तरह वो फैक्ट्स रिपीट किए। तो ये कुछ हमें क्वेश्चंस आते हैं पेरेंट्स की तरफ से और स्कूल्स की तरफ से। और जाहिर है जब पेरेंट्स ने ही साइंस को साइंटिफिकली नहीं पढ़ा तो उनको वो टेंजिबिलिटी चाहिए, जिसको वो मतलब कोई नंबर चाहिए, कोई ऐसे यू नो कि मैं आंटी को जरा ये सुनाओ का कुछ चाहिए, एक कि कितना हमारे हो बच्चे सकता है कि आपके बच्चे की क्यूरियोसिटी बढ़ी हो सकता है आपके बच्चे की सवाल करने की एबिलिटी बढ़ी हो, और प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ी हो, या अप्रोच चेंज हो गई हो। पहले हो सकता है वो कोई प्रॉब्लम अप्रोच करने से डरता हो, और सिर्फ एक और भी चीज बदलती है कि जब हम क्लासरूम्स में जाते हैं, हम बच्चों से पूछते हैं क्या आप साइंसदान हैं, और अक्सर बच्चे कहते हैं नहीं नहीं, मतलब वो श्योर नहीं होते। और फिर हम जब पूरा शो या वर्कशॉप करा लेते हैं जिसमें वो खुद से क्वेश्चंस के जवाब ढूंढ रहे होते हैं, हम कहते हैं साइंसदान यही तो करते हैं, सवालों के जवाब ढूंढते हैं, तो अब आप साइंसदान हैं, और दे स्टार्ट बिलीविंग कि दे आर आल्सो साइंटिस्ट। वाओ, और ये कितना बड़ा चेंज है, ये पैराडाइम शिफ्ट है when they want to start looking for answers, ये कितना बड़ा, यही तो आपने बच्चे से लिया है। अगर यही आप उसको दोबारा दे दें, लौटा दें, तो लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड यू कैन चेंज। आप जब जीसीटी हो गई, अच्छा ये सब वो बच्चे हैं जो इनको बहुत अपॉर्चुनिटी है, इनको they're different from other children in the sense कि अप्रोच डिफरेंट है, सब टीचर्स की अप्रोच डिफरेंट है, एजुकेशन का पैराडाइम डिफरेंट है। मैं वैसे ही पूछ रही हूँ सिर्फ अपनी लर्निंग के लिए कि जब इस तरह का माहौल मिलता है बच्चे को, आपने उनमें और आप बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्कूल्स में भी गई हैं,
आपको लगा कि इन बच्चों में उन बच्चों में कुछ फर्क था? जहां भी हम गए हैं, हम गवर्नमेंट स्कूलों में भी गए हैं, ऐसे स्कूल्स में भी गए हैं जहां बच्चों ने पाँव में जूते नहीं पहने हुए, और जो है चेयर्स टूटी हुई हैं, और ऐसे स्कूलों में भी गए हैं जहां मंथली उनकी फी जो है 20 रुपए है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है वो वही है। बल्कि प्राइवेट स्कूल्स में हमने देखा है बच्चों की क्यूरियोसिटी कम होती है, वो ऐसे बैठे होते हैं एंड दे आर नॉट वेरी, क्योंकि आपने उनको ओवर एक्सपोज किया हुआ है, गैजेट्स उनके पास हैं, हर चीज उनके पास है। तो जो प्राइवेट स्कूल्स के ज्यादा बड़े स्कूल्स के बच्चे हैं, हमने देखा है कि उनको इंगेज करने के लिए ना आपको ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है, वो छोटी छोटी चीजों से उतनी जल्दी इंगेज नहीं होते। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में चले जाएं और वहां पे आप उनसे एक छोटा सा सवाल भी कर लेंगे, कुछ छोटी सी चीज दिखाएं जो बड़े स्कूल्स के लोगों को शायद लगती है कि ये तो मामूली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक कॉइन ले लें और एक ड्रॉपर ले लें और ये मुझे बताएं एक्सपेरिमेंट करके कि अगर कॉइन के ऊपर पानी ड्रिप करना हो तो कितने पानी के जो ड्रॉप्स हैं वो कॉइन के ऊपर आ जाएंगे। अब बच्चे जो है फॉर एग्जाम्पल जो बड़े ज्यादा प्रिविलेज्ड फैमिलीज के होते हैं या बड़े स्कूल्स में जाते हैं, शायद उनको हमने बहुत ज्यादा सहूलत दे दी है, बहुत ज्यादा रोबोट्स दे दिए हैं और गैजेट्स दे दिए हैं और सॉफ्टवेयर दे दिए हैं और पता नहीं क्या क्या दे दिया है कि वो अब सिंपल अपनी इर्द गिर्द की चीजों से एंगेज ही नहीं होते। और जब आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में चले जाएं, लो इनकम स्कूल में चले जाएं, वहां पे बच्चे बैठेंगे और बकायदा इस चीज को इतनी क्यूरियोसिटी और इतनी इंटरेस्ट से करेंगे और पूरा काम करेंगे और देखेंगे, समझेंगे और ज्यादा करने की उनमें चाहत होती है, क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है। तो इंगेजमेंट लेवल बल्कि हमने देखा है कि स्मॉलर कम्युनिटीज में जहाँ बच्चों के पास जो ज्यादा डिसएडवांटेज बच्चे हैं वो ज्यादा ईगरली बल्कि पार्टिसिपेट करते हैं। ऑल्सो बिकॉज शायद उनको प्रैक्टिकली अपने हाथों से काम करने की आदत होती है, उनको लाइफ की डिटेल के साथ इंगेज करने की भी आदत होती है ना। हाफ द चिल्ड्रन जो हमारे जरा प्रिविलेज कह लीजिए, उनको पता नहीं प्रिविलेज का क्या वो डेफिनेशन है, लेकिन बहरहाल वो आसाइश में रहते हैं थोड़ा निस्बतन, तो उनको हाथ से काम करने की भी तो आदत नहीं होती, तो सवाल पूछने का कुछ शौक ही नहीं होता, सब कुछ तो मिला हुआ होता है, तो जानने की वो ख्वाहिश। तो थोड़ा सा क्या बच्चों को आपको लगता है कि थोड़ा सा जो हम ये ओवर प्रोटेक्ट भी करते हैं एक तरह से, ये हम ओवर उनको जो ये बच्चे ने मांगा हमने दिया, जो नया गैजेट आया हमने दिया, यू थिंक दिस इज अ गुड वे ऑफ डेवलपिंग चाइल्ड्स माइंड? तो हमें लगता है जैसे साइंस फ्यूज पे हम जो काम करते हैं वो थोड़ा मुख्तलिफ है। मुझे लगता है कि साइंस को सिर्फ टेक्नोलॉजी तक महदूद नहीं रखना चाहिए। साइंस इज नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, रोबोट्स, मशीन्स, गैजेट्स और जितनी भी नई इन्वेंशन हैं और उनके साथ बच्चों को खेलना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स और ये बड़े इंपॉर्टेंट स्किल्स सिखाती हैं। लेकिन आपके टैप में जो पानी है वो कहाँ से आता है? आपके इर्द गिर्द जो पौधे हैं, गार्डन में, कोर्टयार्ड में, किचन में, बाथरूम में, हर जगह साइंस की जा सकती है। उसके लिए आपको फैंसी गैजेट्स की जरूरत नहीं है। आप जरा सा जैसे मैंने कहा पानी लेके उससे भी बहुत अमेजिंग किस्म के साइंस कर सकते हैं। आप गुब्बारों से, अंडों से, विनेगर से, बेकिंग सोडा से, स्ट्रॉ से, ये हमारा नॉर्मल जो सप्लाई हमारी किट होती है जब हम जा रहे होते हैं स्कूल में, तो ये चीजें हमारे बैग में होती हैं, स्ट्रॉज और ड्रॉपर्स और पानी और ऑयल और विनेगर। अब ये वो चीजें हैं जो आमतौर पे आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, आपके घरों में भी हैं, आपके टीचर्स के पास भी इन चीजों का एक्सेस है। इनसे भी क्यूरियोसिटी बिल्ड की जाती है। इनसे बहुत इंपॉर्टेंट जो बेसिक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो फिजिक्स में, बायोलॉजी में, मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में फॉल करते हैं, वो आप इनसे सीख सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज्यादा प्रिविलेज इन्वायरमेंट्स में क्या है कि शायद ज्यादा फोकस टेक्नोलॉजी पे है, गैजेट्स पे है, गेम्स पे है, जो कि सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन उन तक महदूद रखना बच्चों को काफी नहीं है। आपने कभी सीड्स लेके प्लांट्स उगाने की कोशिश की है? प्लांट्स को ग्रो करते हुए देखा है? बच्चों को गार्डन में जाने दें। और जो ओवर प्रोटेक्शन वाली बात है, बिल्कुल सही है, जब तक आप अपने हाथ गंदे नहीं करेंगे तब तक आप कैसे सीखेंगे कि हाउ यू कैन एक्सपेरिमेंट विद योर ओन हैंड्स, चाहे आप किचन में कर रहे हो चाहे आप गार्डन में कर रहे हो। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप उन्हें करने दें, प्लीज गैजेट्स तक महदूद ना रखें। और मैं तो कह रही हूँ भाई, लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं आप लाइफ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं अपने बच्चे को। जब तक उसके हाथ गंदे नहीं होते वो पौधों को हाथ नहीं लगाता, उसने पौधे कभी देखे नहीं होते, यू नो।
अब तो कराची शहर में तो पार्क्स भी नहीं है यार, लियारी में बच्चा मतलब कहीं खेलने को जगह भी नहीं है, लेकिन आई एम सेइंग कि आप बिल्कुल ही उसको आप उसको जो बिल्कुल नेचर की चीजें हैं, जो नेचर से मुतालिक चीजें, हम कोई एनिमल्स नहीं रखते, बहुत सारे ज्यादातर लोग पेट्स नहीं रखते, बर्ड्स नहीं देखी होती अलग अलग तरह की लाइव तो कितनी चीजें जो शहरी बच्चे एक्सपीरियंस ही कभी नहीं करते, जो शायद गांव देहातों के बच्चों ने फिर भी निस्बतन की होती हैं, देयर क्लोजर टू लाइफ। मुझे ये बताइए कि आप कहाँ कहाँ और कराची के अलावा गए, जैसे आपने कहा थर गई थी, और कहाँ कहाँ गई? हमारा अभी तो प्राइमरीली हम लाहौर में बेस्ड हैं। शुरुआत कराची से हुई थी, जिसमें सबीना जी का स्कूल, फिर कुरंगी, लियारी, इसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स में भी हमने हक अकेडमी इज वन ऑफ आवर पार्टनर स्कूल्स इन कराची, जिनके साथ हमने बहुत काम किया, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट भी किया। लाहौर में अब हम प्राइमरीली बेस्ड हैं, तो हम लाहौर में ज्यादा काम करते हैं। हमारी एक कम्युनिटी है साइंस कम्युनिकेटर्स की, जिन्हें हमने पिछले 3 साढ़े 3 सालों में नर्चर किया, ट्रेन किया है, और अब हमारे पास तकरीबन 50 माशाल्लाह कम्युनिटी के मेंबर्स हैं। और वी लाइक टू थिंक वी डोंट लाइक टू कॉल आवरसेल्व्स अ टीम, हम एक फैमिली और एक कम्युनिटी की तरह हैं। तो हम ज्यादा काम अब लाहौर में कर पाते हैं, लेकिन इसके अलावा हम फैसलाबाद भी गए हैं साइंस फेस्टिवल्स में, हैदराबाद भी गए हैं, चिल्ड्रंस लिटरेचर मूवमेंट का क्योंकि हम हिस्सा रहे हैं, तो बेला जी के साथ तो हम इन डिफरेंट शहरों में गए हैं, उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया इन आवर इनिशियल डेज, और अभी तक हमारी उनके साथ पार्टनरशिप चल रही है। इसके अलावा अब हम रिसेंटली जो है, हमें मलाला फंड की तरफ से हमें सपोर्ट मिली है, ग्रांट मिली है, और हम जो नए काम अब कर रहे हैं उसमें, क्योंकि अब हम डिजिटली भी सोच रहे हैं, पेंडेमिक की वजह से वी हैव बीन फोर्स्ड टू थिंक कि हम डिजिटली अपना काम कैसे कर सकते हैं। तो अभी हमने एक रीसेंट प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम है साइंटिस्ट ऑफ टुमारो, जिसमें सबीना जी का जो स्कूल है DCTO, उसके साथ भी हमारी पार्टनरशिप है, प्लस हमने खुजदार बलूचिस्तान में एक स्कूल के साथ पार्टनरशिप की है, उनका नाम स्कूल ऑफ स्कॉलर्स है। तो इसलिए अब हम महदूद नहीं है लाहौर तक, अब हम बलूचिस्तान में भी स्कूल्स के साथ काम कर रहे हैं, लाहौर में भी, कराची में भी। तो बिकॉज कि अब हम पेंडेमिक की वजह से डिजिटली सोच रहे हैं, डिजिटली काम कर रहे हैं, तो अब हमारा स्कोप थोड़ा बढ़ता जा रहा है। आपने कुछ जिक्र किया था कहानियां बनाने का ना, कुछ कहानी, साइंटिफिक कहानी मतलब हम हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। Right. So how are you going to incorporate? What is the idea? और क्यों आपने ये सोचा कि हम scientific facts या scientific चीजों को लेकर, साइंस से मुतालिक चीजों को लेकर कहानियां बनाने का क्यों सोचा? Because कहानियां तो एक क्रिएटिव चीज है, साइंस तो एक साइंस की चीज है, it's facts and numbers, and creativity तो एक और चीज है. How are you going to connect them? I'm just saying. Yeah. That's how people think, right? सिंस आप खुद आर्टिस्ट हैं और आप खुद एक स्टोरी टेलर हैं, और इतने अरसे से आपको अंदाजा है कि आप एक ऐसे मीडियम को इस्तेमाल करते हैं, कहानियां बुनते हैं, कहानियां लोगों को सुनाते हैं, इस तरह से लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं। और ये चीज हम सबसे बहुत पीछे जाती है, मतलब जब से इंसान दुनिया में आया है तब से कहानियों की थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब ये लेकिन अफसोस की बात है कि साइंस को कहानी के साथ जोड़ा नहीं जाता इतना ज्यादा, क्योंकि समझा जाता है हाय साइंस तो कोई पेचीदा सी चीज है, ये कैसे कहानी में आएगी। तो बच्चों की साइंस के साथ दोस्ती करवाने का और क्या अच्छा तरीका हो सकता है अगर आप कहानी की शेप में साइंस को ढाल दें। तो हम जो 2 सीरीज पे काम कर रहे हैं, उनमें से एक, जैसे मैंने बताया, इनक्रेडिबल क्वेश्चंस ऑफ साइंस, यानी साइंस के अनोखे सवाल, जिसमें जैसे हमारे सवालात होते हैं कि ये ऑक्टोपस जो रहता है सी में, क्या ये कोई एलियन है, किस तरह का ये क्रिएचर है। तो ऑक्टोपस के बारे में आप बहुत कुछ जानेंगे उस कहानी में। उसके अलावा सितारे कैसे मरते हैं, हाउ डू स्टार्स डाई, स्टार्स किस चीज से बने हैं, स्टार की कहानियां भी हैं। दूसरी, सॉरी मुझे ना आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, शोर आ रहा है। अब आ रही है? अब क्लियर आ रही है? हाँ जी, अब बेहतर हुई है। हाँ जी, अब बेहतर हुई, सॉरी। और दूसरी जो हमारी सीरीज है वो है खवातीन साइंसदानों के ऊपर। तो दुनिया में अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप आंखें बंद करके साइंसदान के बारे में सोचें, तो ज्यादातर लोग एक आदमी के बारे में सोचते हैं कि वो बूढ़ा है, व्हाइट रंग के उसके बाल हैं और उजड़े हुए बाल हैं और लैब में खड़ा है लैब कोट पहन के। कोई किसी
औरत के बारे में नहीं सोचता, कोई किसी लड़की के बारे में नहीं सोचता, और ये बहुत बड़ा मसला है। इसकी वजह से लड़कियां अपने आप को साइंसदान नहीं समझती राइट फ्रॉम एन अर्ली एज। इनफैक्ट पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा बैरियर है। जो रिसेंट रिसर्चेस हुई हैं, ब्रिटिश काउंसिल ने एक बहुत अच्छी रिसर्च की थी जिसमें टू फाइंड आउट कि पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में क्या बैरियर्स फेस करती हैं औरतें। उनमें से एक बैरियर ये था कि वो समझती हैं कि मेन आर मोर नेचुरली गिफ्टेड फॉर साइंस, कि शायद हम नेचुरली गिफ्टेड नहीं है, हम शायद साइंस नहीं कर सकते। हाँ, तो औरतें मैथमेटिक्स नहीं कर सकती, जी they're not wired that way. ये पढ़े तो लिखे ये लोग कहते हैं। ये बिल्कुल कहते हैं, साइंसदान भी जो है इस तरह की कम्युनिटी में ये बातें होती। तो हमने फिर एक ये सीरीज शुरू की है जिसमें हम मशहूर फीमेल साइंसदानों की कहानियां लिख रहे हैं, ताकि जो बच्चे हैं वो छोटी उम्र में, लड़के भी लड़कियां भी उन्हें सुने। उसमें वैलेंटीना टेरेस्कोवा है जो रशिया में से पहली स्पेस में जाने वाली खातून थी। उसमें मैरी क्यूरी हैं जो पोलैंड में रहती थी, और उस जमाने में पोलैंड में औरतों को यूनिवर्सिटी जाना इजाजत अलाउड ही नहीं था। हाँ, तो और ये उनके चीजें हम पेपर्स में उनके हस्बैंड का नाम लिख दिया जाता था। पहले तो खवातीन जो पेपर साइंटिफिक पेपर्स लिखती थी वो आदमियों के नाम से लिखती थी, या उनके प्रोफेसर का नाम होता था, या उनके हस्बैंड का नाम होता था। आई थिंक मैरी क्यूरीज हस्बैंड वाज द फर्स्ट मैन हु सेड कि नहीं, मेरी वाइफ का नाम साथ लिखे मेरे पेपर पे। बिल्कुल बिल्कुल। एंड उनको लाइक हिम, एंड शी इज द ओनली साइंटिस्ट जिन्होंने 2 डिफरेंट फील्ड्स में नोबेल प्राइज जीते हैं। नोबेल प्राइज दिया है। बिल्कुल। माय गुडनेस, इमेजिन कि कितनी सारी खवातीन होंगी जो अननोटिस्ड चली गई हैं, बिकॉज हिस्ट्री में उनका नाम लिखा ही नहीं। देन अगेन द ब्लैक वुमेन, देन द वुमेन फ्रॉम द सबकॉन्टिनेंट, द एशियन वुमेन, कहीं उनका लिखा ही नहीं जाता था। उनकी कोई कितनी मेडिकल डिस्कवरीज की हैं खवातीन ने जो लिखा ही नहीं जाता था। तो यू नो मेन वुड टेक द क्रेडिट फॉर इट। बिल्कुल। तो हम यही चाहते हैं कि इन कहानियों के थ्रू बच्चे एक तो ये सीख सकें कि हिस्ट्री ऑफ साइंस, कि साइंस की भी एक हिस्ट्री है, और वो भी सिखाना बहुत जरूरी है कि साइंस कैसे इवॉल्व हुई, किस जमाने में क्या इन्वेंशन हुई, उस वक्त जमाना कैसा था, कैसे दुनिया बदल गई। फिर प्लस इन खवातीन साइंसदानों को उनके लिए ह्यूमनाइज करना कि वो कैसे थे, उन्होंने कैसे ये बैरियर्स फेस किए और कैसे जो है आगे बढ़ी। जैसे आप ब्लैक साइंटिस्ट की बात कर रही हैं, तो कैथरीन जॉनसन जो थी वो एक नासा की साइंटिस्ट थी जिन्होंने जो पहला मिशन चांद पे गया था उसके लिए उन्होंने काम किया था, एंड शी वाज अ ब्लैक वुमन। तो इन कहानियों के थ्रू हम चाहते हैं कि यंग लड़कियां भी देख सकें कि हम भी साइंसदान बन सकते हैं, अगर ये कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। Absolutely, we have to change our role models, we have to change the way women are seen. मैं बल्कि इनफैक्ट आपसे पूछने वाली थी, I missed that question, कि जब आप स्कूल्स में भी जाती हैं तो क्या आपको लड़के और लड़कियों में ये फर्क नजर आता है कि गर्ल्स टेक मोर इंटरेस्ट और बॉयज टेक मोर इंटरेस्ट, या उनको लगता है कि दे आर मोर, साइंस इज मोर अप्रोचेबल, लड़कों को ज्यादा आप इंगेज देखती हैं या लड़कियों को ज्यादा इंगेज देखती हैं, या कोई फर्क नहीं होता, या डिफरेंट एजेस में डिफरेंट होता है? हाँ जी, होता है फर्क। थोड़ा सा बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है कि हम किस बैकग्राउंड के स्कूल के पास जा रहे हैं। तो ज्यादातर हम देखते हैं कि जैसे अगर हम थोड़े से लो इनकम स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ लड़कियां थोड़ा हिचकिचाती हैं अपने हाथों से काम करने में, क्योंकि उन्हें फिजिकल एक्टिविटी की कम इंकरेजमेंट दी जाती है। उन्हें कहा जाता है ज्यादा एक जगह बैठ के काम करें। तो हमारी एक्टिविटीज इस तरह की होती हैं कि आप खड़े होके इधर उधर जा रहे हैं, भाग रहे हैं, आप रॉकेट्स डिजाइन कर रहे हैं, आप पानी में जो है छोटे छोटे पटाखे बजा रहे हैं। अब इस तरह की चीजें थोड़ा सा लड़कियों को थोड़ा सा पीछे रखा जाता है, कि घरों में भी कहा जाता है ना कि आप बैठ जाओ, ऐसे ना चलो, ऐसे ना मूव करो, इतना जोर से मत हंसो। तो हम देखते हैं कि लड़कियों में थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, थोड़ी ज्यादा शाइनेस होती है, सवाल भी वो थोड़ा सा कम करती हैं, हिचकिचाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता फिर आप उनको एवोल्यूशन देखते हैं कि वो चेंज होती है। तो डिपेंड करता है थोड़ा सा कि घर के माहौल, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, लेकिन हम देखते हैं कि इस तरह की चीजें फिजिकली अपने हाथों से काम करने में लड़के ज्यादा एक्टिव होते हैं। हालांकि काम लड़कियां ज्यादा करती हैं और छोटी उम्र से करती हैं, लेकिन जब भी कोई ऐसी चीज होती है जिसमें आप उनको इंगेज करना चाहते हैं या आप उनको इनकरेज करना चाहते हैं कि वो बैरियर तोड़ो और कोई नई चीज करो, तो आप देखते हैं कि लड़कियां थोड़ी शाय फील करती हैं, विच इज सो सैड। लेकिन कैपेबिलिटी में कोई फर्क नहीं है, सोचते दोनों ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं, दोनों की सेम कैपेबिलिटी है। तो सिर्फ ये है कि क्योंकि लड़कियों को वो माहौल नहीं दिया जाता, इंकरेज नहीं किया जाता, सवाल करने की उतनी शायद में भी घरों में
कम थोड़ा सा टोका जाता है, तो इस वजह से फिर वो आप बैरियर देखते हैं कि उनकी नई चीजें करने में थोड़ा हिचकिचाहट होती है। लड़के जरा ज्यादा बोल्ड होते हैं कि ठीक है गलती हो गई तो ठीक है, हो गया, ज्यादा रिस्की होते हैं, रिस्क लेने में ज्यादा वो होते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जब आप कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो रिस्क लेना, द एबिलिटी टू फेल, ये बड़ा जरूरी है बच्चे के अंदर इंप्लीकेट करना कि फेलियर इज पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, आप फेल होके ही सीखते हैं, फेल होना है फिर उठना है फिर करना है, ये अगर आप बच्चे में बना सकें एबिलिटी, इसको ग्रिट कहते हैं, तो ये ग्रिट जो है अगर जिन बच्चों में आ जाती है तो ये आईक्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एबिलिटी होती है कि बच्चा फेलियर के बाद फिर उठ के आगे चल सके। और ये कितनी खौफनाक बात है कि हम अपने बच्चों से यही, और ख़ास तौर पे लड़कियों से गलती करने का राइट छीन लेते हैं कि अगर वो गलती करेगी तो वो जज की जाएगी या उसको बेवकूफ़ समझा जाएगा, या खैर थोड़ी बड़ी होगी तो उसकी मोरालिटी क्वेश्चन होगी, उसके उसको और तरीके से अपने अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं अक्लमंद हूँ, मैं बासलाहियत हूँ। तो हम ये चीज़ कितनी छोटी एज में, कितनी अर्ली ऑन बच्चों से छीन लेते हैं, जो आई थिंक बेसिस है इस नॉन साइंटिफिक एटीट्यूड का, जो हमारी लाइफ में जो हमारी लाइफ को लीड करता है। एक्चुअली हम अपनी सारी जिंदगी एक इंतहाई शदीद नॉन साइंटिफिक अप्रोच के साथ गुजारते हैं ना, अवॉइडेंस के साथ गुजारते हैं। इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो ठीक है, बीमारी हो तो डॉक्टर के पास नहीं जाओ, बस कुछ निकल आया तो, क्या अप्रोच है? आई मीन डाउन टू दैट लेवल कि इट कैन एक्चुअली किल यू, कि यार अगर डॉक्टर के पास गए तो पता नहीं क्या निकल आए। अरे निकल आएगा तो इलाज होगा ना भाई, यू नो। तो खैर ये तो एक लंबी और मुख्तलिफ उसमें डायरेक्शन में बहस है। मुझे बताइए कि स्कूल्स में आपको क्या एक्सपीरियंस होता है कि स्कूल्स में जो एजुकेशनिस्ट हैं, टीचर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, उनकी तरफ से रेजिस्टेंस आती है थोड़ी सी, या उनको लगता है आपका ये क्या मेथड है, आपने तो आके एक हंगामा मचा दिया है, ये तो बच्चे क्या करना शुरू हो गए, यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, या ये आप क्या सामान उठा के ले आए, ये सारा कुछ। ये तो यू सेड इट विल बी अ क्लास एंड वर्कशॉप ऑल्सो। हमारे तो वर्कशॉप का भी तस्वर है कि बैठ के लेक्चर दूंगी मैं, आप बातें सुनेंगे, यू नो। तो आपको खुद एडल्ट्स और फिर एजुकेशनिस्ट की तरफ से कैसा रिस्पांस मिला है? ज्यादातर तो पाकिस्तान में आई वुड से कि हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। पीपल हैव बीन वेरी जेनरस एंड वेरी ओपन माइंडेड, यू नो। ज्यादातर जो स्कूल हैं या ज्यादातर जो एजुकेशनिस्ट हैं, इवन तो मैंने जैसे बताया कि माँ बाप और टीचर्स खुद बचपन में ऐसी चीजें उन्होंने नहीं देखी हैं, ऐसे उन्होंने नहीं साइंस सीखी है, बट दे आर ओपन टू न्यू आइडियाज, दे वांट टू सी, दे वांट टू लर्न एंड दे आर वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ द वर्क। और उन्होंने अगर हमें सपोर्ट ना किया होता तो हम आज इस मकाम पे ना पहुंच पाते। हमने पिछले 3.5 सालों में तकरीबन 35,000 बच्चों के साथ काम किया है, एंगेज किया है, और उसमें कई इदारे हैं, कई स्कूल्स हैं, कई ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, हमें मौका दिया, इवन तो वो हमारे काम को जानते नहीं थे या इस तरह के काम को उन्होंने पहले देखा नहीं होता। तो ज्यादातर तो लोग जो है वो ओपन माइंडेड हैं और इस चीज को अच्छी तरीके से परसीव करते हैं। कुछ जगहों पे आपको, ओ मुझे ना फिर बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, सॉरी। अभी भी आ रही है? हाँ जी अभी भी आ रही है बहुत ज्यादा, आई डोंट नो व्हाई। ये कनेक्शन में है एंड आई थिंक एक सेकंड रुक जाइए, आपको अभी भी आ रही है? अब बेहतर हुई है, अब थोड़ी कम हो गई, अब सही हो गई। कनेक्शन में आ रही है। सो सॉरी। सो लेकिन कुछ जाहिर स्कूल्स का ये माइंडसेट होता है कि नहीं, ऑफ कोर्स जो फॉर्मल एजुकेशन है उस पर ज्यादा फोकस करना है, करिकुलम को फॉलो किया जाए, और वो ये जो प्ले बेस्ड लर्निंग है इसको बड़ा क्रिटिकली देखा जाता है कि ये खेल के जरिए कैसे सिखाया जाता है, क्योंकि ये नहीं समझा जाता कि खेल इन इटसेल्फ जो है वो लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है बच्चों के लिए ऑफ ऑल एजेस। आप अगर बच्चा जो है खेल के अंदर डिस्कवर करता है, खेल के अंदर कोलैबोरेट करता है, खेल के अंदर क्रिटिकली सोचता है, खेल के अंदर सवाल भी करता है, तो इसको थोड़ा सा लुक डाउन किया जाता है कि ये तो सिर्फ खेल है, ये तो इससे बच्चे ने क्या सीख लिया, क्योंकि वो सीखने को समझते हैं कि जो फैक्ट्स उनको बताए जा रहे हैं और रिटेन किए जा रहे हैं वो है, इस वजह से ये मसला आता है। आपकी अपनी कम्युनिटी कैसे रिस्पॉन्ड करती है? यू नो, साइंस कम्युनिकेटर्स,
एक तो ये कि जो आप तो इंटरनेशनली भी काम करती हैं, आपने नॉर्वे में भी काम किया, तो उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया, और जो आपकी अपनी फ्रेटर्निटी है वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है आपके काम को? हमारी टीम बहुत अमेजिंग है। आई थिंक कि मैंने एक अकेले शुरू किया था। मैं लिटरली अपना बैग पकड़ के, सामान पकड़ के अकेली जाती थी स्कूलों में, और अब माशाल्लाह 50 लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए और बहुत खूबसूरत इंसान है। और उन्होंने कदम कदम पे इतना साथ दिया है कि उसके बगैर साइंस फ्यूज जो है वो ये काम नहीं कर सकता था जो हमने किया है। हमारे जो यंग लोग हैं, मैं ये कहूंगी कि जैसे आप मुझे पूछ रही है ना कि स्कूलों का क्या रिस्पॉन्स आता है, माँ बाप का क्या रिस्पॉन्स आता है, जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है वो इन यंग बच्चों से आया है जो साइंस पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में। वो खुद हमें लेटर्स लिखते हैं, फेसबुक के ऊपर मैसेजेस लिखते हैं, ईमेल्स लिखते हैं कि हमें आपके काम के साथ जुड़ना है। दे आर सो एंथुजियास्टिक कि वो वॉलंटरीली आके जो है वो हमें कहते हैं कि हमने ये काम करना है, और वो जुड़े हुए हमारे काम के साथ बहुत पैशनेटली, और इतनी बड़ी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने की हैं कि अकेले मैं तो ये काम नहीं कर सकती थी। तो वहाँ वो तो सबसे खूबसूरत चीज है हमारे काम की, मुझे लगता है। और दूसरी जो और कम्युनिटी है, जैसे कि साइंस कम्युनिकेटर्स है जिनको मैं जानती हूँ, जो या नॉर्वे में पहले जानती थी या यूके में, वहां से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है कि वो देखते हैं कि पाकिस्तान में ये काम हो रहा है, पाकिस्तान में भी लोग इन चीजों को इंकरेज कर रहे हैं क्योंकि सिमिलर काम बाकी ममालिक में हो रहा है, तो वो बहुत पॉजिटिवली इस चीज को देखते हैं। हमारे तो इस बात की अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा नहीं है, तो शुरू में आपको लोगों ने कहा होगा यार ये क्या काम कर रही हो तुम अपना अपनी फील्ड में कुछ करो, रिसर्च करो, तो आपको लोगों ने कहा था ये कि यार ये, क्योंकि जब भी कोई नया काम कोई करने जाता है ना, सबसे पहले नेसेयर्स आ जाते हैं कि नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये तुम कोशिश करके देख लो, पाकिस्तान में तो कोई मानेगा ही नहीं तुम्हारे। ऐसे हुआ था? मुझे इस तरह का स्केप्टिक एटीट्यूड मुझे लगता है कि ज्यादा कभी कभी आपको अपने लोगों से ये फील मिला ज्यादा बजाय बाहर वालों से। मुझे लगता है कि बाहर वालों ने फिर भी ज्यादा एक्सेप्टिंग किया, लेकिन शायद कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि शायद मेरे पेरेंट्स सोचते थे कि मैं कुछ और करूंगी, तो मुझे लगता है कि मुझे वहां से ज्यादा ये स्केप्टिसिज्म आई ज्यादा देन मुझे बाहर जब मैं जाती थी तो मुझे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट और वो चीजें मिली और ज्यादा एक्सेप्टेंस मिली। लेकिन इंटरनली मुझे लगता है कि स्केप्टिसिज्म मुझे अपने अपने करीबी लोगों से ज्यादा आई थी कि शायद उन्हें नहीं लगता था कि ये पाथ जो है ये भी सक्सेस हो सकती है, आप ये भी बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक लैब के अंदर बने, ये यही साइंस करने का तरीका है या यही जिंदगी, या जैसे समझा जाता है कि खवातीन के लिए, जैसे मैं अपने घर से दूर रहती हूँ, मेरे हस्बैंड यहाँ रहते हैं यूके में, मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, ये बहुत कन्वेंशनल नहीं है पाकिस्तानी खवातीन के लिए। तो एक पाकिस्तानी खातून के लिए समझा जाता है कि कल्चरली ठीक है, आपकी जिंदगी और तरह की होनी चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि मुझे ये बैरियर ज्यादा फेस करना पड़ा। बाहर ज्यादा लोग एक्सेप्टिंग थे जिनके साथ हम काम कर रहे थे, या मतलब स्कूल और कम्युनिटी ज्यादा एक्सेप्टिंग थी। ये भी तो एक शदीद नॉन साइंटिफिक रवैया है ना कि ये ऐसा ही होना चाहिए, हाँ जी। हमारे यहाँ खवातीन की जिंदगी ऐसी ही होनी चाहिए। तो ये एक साइंस पढ़ाने वाला, साइंस या साइंटिफिकली चीजों को देखने वाला इंसान कैसे एक्सेप्ट करता है, कैसे? तो आपको क्या फील होता था? डिड यू फील एंग्री, डिड यू फील डिसअपॉइंटेड, डिड दीज पीपल डिसअपॉइंट यू? या बहुत ज्यादा बैरियर था ये मेरे लिए, आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन फिर और भी लोग हैं जो बहुत ज्यादा सपोर्टिंग हैं, जैसे मेरे हस्बैंड हैं, मेरे इन लॉज हैं माशाल्लाह। तो these are people who have supported me a lot. So जब आपको सपोर्ट भी मिलती है, फिर कहीं से बैरियर्स भी फेस करने पड़ते हैं कि लेकिन साथ साथ सपोर्ट भी मिलती है तो फिर आप संभल जाते हैं, आपको हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है। तो मुश्किल था कि मैं अपना घर छोड़ के, मैंने अपनी जॉब भी यहाँ छोड़ी इंग्लैंड में, और मैं पाकिस्तान चली गई, लाहौर रहना शुरू कर दिया काम करने के लिए। दिन रात काम कर रहे हैं, एक स्कूल दूसरे स्कूल। लेकिन ये है कि हमें लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, उनके सपोर्ट के बगैर हम कुछ कर नहीं पाते अगर ये सारे लोग हमें सपोर्ट ना करते। तो जो बैरियर्स फेस होते हैं उसमें फिर जाहिर है कि मुझे जैसे कि काफी सालों से डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो ये जो मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं, ये आपको, आई हैव बीन वेरी ओपन अबाउट दीज थिंग्स विद माय टीम। हम कोशिश करते हैं कि अगर हमें मेंटल हेल्थ की इश्यूज हैं, आपस में हम एक दूसरे को एज अ टीम जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। हमारी जो कम्युनिटी है वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है ताकि हम एक दूसरे का ख्याल रख सकें और इन बैरियर्स को ओवरकम कर सकें।
एब्सोल्युटली। और ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है लाला रुख कि हम समझते हैं कि वो लोग जो सीमिंगली इन पावर हैं, आप इन कंट्रोल लगते हैं ना, आप लगता है आप एक पावरफुल खातून हैं, उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, वो तो बिल्कुल ही एक ऐसी लाइफ गुजार रहे हैं। इनको क्या पता यार इनका क्या प्रॉब्लम है। लिटिल डू दे नो कि जितना ज्यादा आप बाहर की चीजों के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं टू यू नो टू इम्प्लीमेंट व्हाट जो आप सोच रहे हैं, जिस तरह आप काम करना चाह रहे हैं, उसके इनवर्ड्स बहुत सारे और तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। और उसमें ऑफ कोर्स वो तो इट्स यू जो बहुत ओपन है बिकॉज यू अंडरस्टैंड देम डिफरेंटली एंड यू अप्रोच देम डिफरेंटली। बहुत सारे लोग तो इसको भी स्टिग्मेटाइज करेंगे और इसके बारे में बात नहीं करेंगे और इसको छुपाने की कोशिश करेंगे एज इफ इट विल गो अवे, और ये उतना ही नुकसानदेह होता जाएगा जितना ये छुपाते जाएंगे। तो जब आप व्हेन यू आर डीलिंग विद दीज इश्यूज और कभी बीच में ऐसा हो जाए कि यू नो यू आर जस्ट नॉट अप टू इट, यू जस्ट, ऐसे होता है ना जिस वक्त आपको बाउट हुआ डिप्रेशन का, यू कांट हैंडल इट, यू डोंट वांट टू, सो डू यू हैव अ प्लान बी, डू यू हैव अ बैकअप टीम? कभी आपने सोचा है कि मैं यार अगर मैं अगर ये नहीं कर सकी तो मैं क्या करूंगी? और सो ये एक आई थिंक ये एक सवाल है जो मैं अपने आप से पिछले कुछ सालों से पूछ रही हूँ कि साइंस फ्यूज हैज बिकम सच अ बिग पार्ट ऑफ माय आइडेंटिटी, और इसके मैं वर्कaholic बन गई हुई हूँ। मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत ज्यादा काम करती हूँ, मुझे लगता है, और कभी कभी उसमें मेरा बैलेंस जो है वो ऑफ हो जाता है, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा काम करते हैं वो भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो आई एम स्ट्रगलिंग कि किस तरह से मैं काम और लाइफ का जो बैलेंस है वो स्ट्राइक कर सकूं, और वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बड़ा जरूरी है। जब बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा, अब आपने जो सवाल किया कि अगर मैं ये नहीं करूं तो क्या करूं, मेरा प्लान, ये सवाल मुझे बहुत डराता है। ये मेरे लिए बहुत स्केरी क्वेश्चन है। इट मेक्स मी वल्नरेबल। आई डोंट नो कि मैं और क्या करूंगी, और ये अच्छी बात नहीं है। आई थिंक मुझे आहिस्ता आहिस्ता शायद कुछ सालों में ये इत्मीनान आ जाएगा कि अगर मैं ये नहीं कर रही होंगी, मैं कुछ और कर रही होंगी और जिंदगी फिर भी अच्छी होगी। इट विल बी। Thank you so much, Lala Rukh. Thank you so much for this time and sharing such precious, um, detail of your work and your life. अब जब भी हम ये, अरे हाँ, एक बात तो मैं आपसे पूछने भूल गई। आपने कहा कि ये जो अब जो नए हालात हैं इसमें आप you're all forced to think कि अब हम डिजिटली अपने काम को आगे कैसे लेके जाएं। तो हम जो बात कर रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, देखो कहाँ चला गया था। हम जो बात कर रहे हैं बार बार हैंड्स ऑन लर्निंग की, हम कह रहे हैं बच्चे को करने दो, बच्चे को देखने दो, टच करने दो, उसको चीजें मिक्स करने दो, उठा के फेंकने दो यार, उसको करने दो जो वो कर। तो हम भी ऑनलाइन कैसे इसको कन्वर्ट कैसे होगा? ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं लोगों को कि हम जो काम पहले करते थे हम उसको रिप्लेस नहीं कर रहे, उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। वो काम दोबारा होगा जब पेंडेमिक जाहिर है ठीक हो जाएगा, लेकिन डिजिटल भी आप इस तरह की एंगेजमेंट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक चीज बना रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं डू एट होम साइंस किताब, यानी कि एक ऐसी किताब जिसमें एक बच्ची का कैरेक्टर होगा जो आपको एक साइंस के सफर पे लेके जाएगा। उसमें जिस तरह एक कुक बुक नहीं होती जिसमें रेसिपीज होती हैं कि आप घर में मजे मजे के खाने बना सकते हैं, हलीम बनाए, बिरयानी बनाए, वैसे हम एक साइंस की कुक बुक बना रहे हैं जिसमें आपको एक एक्सपेरिमेंट्स की रेसिपीज मिलेंगी और आप घर पे वो एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। इस तरह की कोई किताब है ही नहीं पाकिस्तानी बच्चों के लिए, या उर्दू में। और हम पूरी कोशिश होगी कि उसको उर्दू में भी ट्रांसलेट करें और लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट करें। हमारी जो साइंस की कहानियां हैं जिसमें हम आपको ऑडियो के थ्रू इंगेज कर रहे हैं साइंस कहानियों में, वो फ्रीली अवेलेबल है। आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहां पे सुन लें। ये एक तरीका है बच्चों को ऑडियो के थ्रू इंगेज करने का, कहानियां बनाने का। फिर हम इसी तरह से वीडियो लेसन वगैरह बना रहे हैं जिसमें हम साइंस के एक्सपेरिमेंट करेंगे और आप घर पे बैठ के माँ बाप टीचर्स देखेंगे कि ये तो इतना मुश्किल नहीं है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ अपने बच्चे के साथ। जैसे कि आप आइसक्रीम बना सकते हैं घर में, इंस्टेंट आइसक्रीम, और वो बन जाती है कोई 20 या 25 मिनट में, आधे घंटे में, और उसके थ्रू हम आपको बहुत ही ज्यादा अमेजिंग किस्म की टेम्परेचर और हीट और इस तरह की साइंस सिखा सकते हैं।
और तो घर में अगर आप माँ या बाप हैं या बड़े बहन भाई हैं, आप अपने छोटे बहन भाइयों के साथ या बच्चों के साथ आइसक्रीम बनाएं एंड एट द सेम टाइम साइंस भी सीखें। तो इस तरह की चीजें हम अब कर रहे हैं। वाह क्या बात है। देखा, ये मैं सोच रही थी कि हम, आपने कहा उसको हम डिजिटली कन्वर्ट करें, कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें उसमें। परफेक्ट, परफेक्ट। थैंक यू सो मच लाला रुख, थैंक थैंक यू यू। सो मच। और फिर दोबारा कभी जरूर गुफ्तगू करेंगे विद मोर सॉलिड स्टफ टू आस्क यू स्पेसिफिकली, कि अब जब ये सब खुलेगा, क्योंकि आपका तो सब कुछ हैंड्स ऑन है, तो वी वुड लाइक टू talk to you about what you do in a workshop, how do you engage them, what are your specific subjects that you deal with। मतलब बच्चे को अब आप फिजिक्स कह दें, मुझे आपको बचपन में फिजिक्स कह देता था तो मुझे वैसे ही बुखार चढ़ जाता था। फिजिक्स, मैथ्स, स्टैट्स, ओ गॉड, यू नो, आई विश आई हैड फाउंड समबडी जो उसको फन बना सकता। जो जिस वजह से मैं मैथ्स नहीं पढ़ सकी was बिकॉज अगर मैं मैथ्स की तस्वीर बनाऊं ना, तो वो एक बड़ी बड़ी लाल आंखों वाला, बड़े से सूजे हुए मुंह वाला, लंबे लंबे दांतों वाला एक सब्जेक्ट है, you know, Yeah, very that's how। undermined, very scary, very, you know, हाँ जी, so ऐसे ही है। I wish I had found somebody who could make it fun। Yeah, so that's what we are trying, कि हम बच्चों की साइंस के साथ दोस्ती करवा सकें, कि उन्हें इतना स्केरी ना लगे, क्योंकि अगर इतने स्केरी लगता है ना तो बच्चा छोड़ देता है, बच्चा कहता है दिस इज नॉट फॉर मी, मैंने कोशिश ही नहीं करनी। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि इसकी इंटिमिडेशन थोड़ी कम करें और टीचर्स को भी ऑल्टरनेटिव तरीके समझ आए कि इस तरह भी साइंस पढ़ाई जा सकती है, पेरेंट्स को भी समझ आए कि घर में भी इस तरह इंगेज किया जा सकता है, इन कॉन्वर्सेशंस, इन स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स, इन डूइंग स्मॉल थिंग्स, जो बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करे, साइंटिफिक लर्निंग भी हो जाए, क्यूरियोसिटी भी डेवलप हो जाए। और ये चीज अब टीचर्स को सिखाना, माँ बाप को सिखाना भी जरूरी है, और साथ साथ बच्चों तक पहुंचाना डायरेक्टली भी जरूरी है हमारे लिए। एंड आई एम होपिंग कि इससे इन द लॉन्ग रन पता है क्या होगा, जो होगा बहुत दूर, जाहिर है जब ये बच्चे बड़े होंगे और प्रोफेशनल फील्ड्स तक पहुंचेंगे, तो आई एम होपिंग कि ज्यादा बच्चे साइंस सब्जेक्ट्स चूज करेंगे, और वो साइंस सब्जेक्ट्स जो सिर्फ पैसा कमाने से रिलेटेड नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, क्योंकि वो एक बस यही दो प्रोफेशन हमें साइंस के बारे में पता है, या इंजीनियरिंग में जो 3-4 फील्ड्स हैं, या मेडिकल में जो जो यू नो स्पेशलाइजेशंस हैं, हम इसके अलावा साइंस के बारे में कुछ और कहीं और जाते ही नहीं, कुछ और सोचते ही नहीं, यू नो। हम एस्ट्रोनॉमी नहीं पढ़ते, हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते, हम कितने और सब्जेक्ट, हम मरीन साइंसेस में कितना स्कोप, कितने राइट है, समंदर पे रहते हैं हम, एंड यू नो कितने कम लोग हैं जो मरीन साइंसेस पढ़ते हैं, कितने कम लोग हैं जिनको, मतलब जितने होने चाहिए और जितने लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है। सो आई एम होपिंग कि इन द लॉन्ग रन फिर ये बच्चे जब जाएंगे तो ये अलग अलग सब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जियोलॉजी पढ़ेंगे, यू नो, जियोग्राफी पढ़ेंगे। वाह क्या मजा आएगा, कितने सारे साइंसदान फैले होंगे। और ये हमारी, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए जरूरी नहीं, कि हमारे मुल्क की इकोनॉमी के साथ जुड़ा है। ये बच्चे जिन मुल्कों में आप देखें, ममालिक में जो जिनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, उनका एक और ट्रेंड है साथ साथ चलता है, कि उनके जो बहुत ज्यादा यंग लोग हैं वो साइंस फील्ड को अपनाते हैं, साइंस में बहुत अच्छे हैं, साइंसदान बहुत होते हैं उन इकोनॉमीज में, उन कंट्रीज में। तो बच्चों को साइंस की तरफ लेके आना एक इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है, इट मेक्स इकोनॉमिक सेंस ऑल्सो। आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती जब तक आपकी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये फील्ड जो हैं उसमें प्रोफेशनल्स नहीं है, जो कि फिर आपके मुल्क के और होपफुली दुनिया के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। एब्सोल्युटली। और साइंटिफिक माइंड होने का सबसे बड़ा फायदा मुझे ये लगता है कि आप बहुत आसानी से बात मानते नहीं हैं। मतलब किसी ने कुछ कह दिया, आपने मान लिया। अब जैसे हम पूरे, हमारी पूरी सोशल लाइफ जो है गॉसिप पे बेस्ड है, या जिस तरह से हमें कोई न्यूज दी जाती है उस पर सेंसेशनलाइजेशन पे बेस्ड है, या प्रेजुडिस पे बेस्ड है, या मिस इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है, बिकॉज इट्स इजियर टू बिलीव इट, क्योंकि दिमाग इतना एंगेज करने का आदी ही नहीं है। दिमाग को फैक्ट ढूंढने की आदत ही नहीं है, या फैक्ट पहचानने की आदत ही नहीं है, यू नो, पीछे से कनेक्शंस जोड़ने नहीं आते। वो साइनेप्टिक वेव जो है ना, वो कहीं बीच में से क्लिप हो गई, क्लिप हो जाती है बीच में, ऑफ हो जाती है। तो यू नो
इससे सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि इतनी पुरसुकून हो जाएगी जिंदगी, बिकॉज इट विल बी डिफिकल्ट टू फूल यू, इट विल बी बिल्कुल बिल्कुल। जब आप साइंटिफिक माइंड होता है तो उन ममालिक में, उन सोसाइटीज में, इट्स नॉट दैट इजी टू फूल, नोबडी कैन फूल यू, गवर्नमेंट हो या कोई भी और कोई भी और ऐसे जो होते हैं चीजें जो पब्लिक को फूल करती है, वो क्यों होता है? वो उन ममालिक में, सोसाइटीज में कम होता है जहाँ लोग साइंटिफिक माइंडेड होते हैं, जहाँ लोग सवाल करते हैं, जहाँ क्रिटिकली थिंक करते हैं लोग, क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं या स्केप्टिक्स होते हैं। एक हम पहले जाके क्लास में यही बच्चों को बताते हैं कि स्केप्टिक्स कौन होते हैं, जो सवाल करते हैं, जो सिर्फ मान नहीं लेते कि अच्छा टीचर ने कहा था या किताब में लिखा था तो बस यही सच है, खुद से ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी शायद नहीं साइंस इतनी अच्छी तरह पढ़ाते ना, ऐसे लोगों पे हुकूमत करना मुश्किल होता है ना, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, करना मुश्किल होता है, बहुत तो वो मुश्किल है कहते कंट्रोल हैं करना। साइंस ना पढ़े ये, ताकि इनको इनके माइंडसेट्स ऐसे रहे कि जो बता दिया वो ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, that's true. Thank you so much Lala Rukh, thank you. you. I've taken more time as usual, मेरी बातें खत्म ही नहीं होती, मुझे एंड पे ऐसी सी बातें याद आने लगती हैं, मैं सबका ज्यादा वक्त खा जाती हूँ, बट थैंक यू सो मच। और बहुत जल्द दोबारा मुलाकात करेंगे, इन पर्सन भी मुलाकात करेंगे। आई वुड लव टू कम टू वन ऑफ योर वर्कशॉप्स, और मैं भी उसमें कुछ करना चाहती हूँ, पार्टिसिपेट, बिकॉज मैंने इस तरह साइंस नहीं पढ़ी अनफॉर्चुनेटली, तो आई वांट टू बी पार्ट ऑफ योर वर्कशॉप। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट, बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। थैंक यू सो मच एंड खुदा हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।